What's up guys? I hope you are doing well. ये वीर वेलकम टू स्ट्रगलर फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। यार बड़ी ही प्यारी बात बोली गई है। वैसे तो ये बात मैं आप लोग कई बार बोल चुका हूँ कि चाणक्य साहब के द्वारा बोला गया है कि दूसरों की गलती से सीखो, पर ये इसका एक दूसरा वर्जन आप लोगों के सामने है। बोला गया है कि पास्ट एक ऐसी चीज है जहां आप लोग लर्न करते हैं लेसन। जैसे आप लोग अपना क्लास में बैठकर चीजें सीखते हैं और फिर आप लोग एग्जाम में जाकर उसको अप्लाई करते हैं, उसी तरीके से बोला गया फ्यूचर वो है जहां पर आप लोग अप्लाई करते हैं जो लेसन आप लोगों से पास्ट में आप लोगों के द्वारा सीखे गए हैं। आप लोग आज की डेट में जो भी हो, जो भी आप लोगों के माइंड में जो चीजें भरी पड़ी हैं, आप लोगों का थॉट प्रोसीजर जो है वो सारी चीजें आप लोगों के पास्ट एक्सपीरियंसेस के बेस पर हैं। अगर आप लोगों के पास्ट के एक्सपीरियंस अच्छे रहे, आप लोगों ने जिंदगी में जो भी अचीव करना चाहो अचीव कर लिया, तो आप लोगों का फ्यूचर भी अच्छा होगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि आप लोग ये सारी चीजें कर सकते हैं। पर लेकिन दिक्कत पता है क्या आती है? दिक्कत यहां पर आती है जब आप लोगों को लगता है कि पास्ट में तो यार आप तक कुछ उखाड़ा नहीं है, पास्ट में तो आज तक यार कुछ चीजें अचीव की नहीं है, अब फ्यूचर में कैसे कर पाएंगे। बस यही आप लोग अपने साथ में कुछ गलत कर जाते हैं। अगर आप लोग अपने आप को ये बोले कि आज तक नहीं हुआ तो क्या हो गया भाई, अब होगा, अब करके दिखाएंगे, और जब लोग कर सकते हैं, दुनिया कर सकती है, तो हम भी कर सकते हैं। और ये बात आप लोगों ने एक बार अपने आप को बोलना स्टार्ट कर दी, आप लोग ये समझिएगा उसी दिन आप लोगों ने अपनी लाइफ को चेंज करके रख दिया। देखिए पास्ट का जो एक्सपीरियंस है ना, वो आप लोगों को सीखने के लिए बताता है, रोकने के लिए नहीं कि हाँ आप लोग रुक जाइए कि पास्ट में आप लोगों ने ये नहीं किया तो अब भी आप लोग नहीं कर पाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो आप लोग अपनी जो पास्ट की धारणाएं हैं उनको कभी भी अपने ऊपर हावी मत होने दें। पास्ट में जो हुआ वो गया, वो एक तरीके से बोलते फुर हो गया एकदम, ठीक है, छूमंतर हो गया। अब आगे आने वाला फ्यूचर देखो, वो आप लोगों के हाथ में है। और मैं तो ये बोलूंगा कि प्रेजेंट में जीना एक बार को सीख गए ना, तो आप लोग सारी चीजें जो भी आप लोग जिंदगी में जी रहे हो, जो कर रहे हो, उसमें आप लोगों ने एक बार अपना दिमाग लगाना स्टार्ट कर दिया, तो जो मूवमेंट है ना वही एक ऐसा मूवमेंट है जो आप लोगों को जिंदगी जीना सिखाकर चला जाएगा। और ये सारी चीजें आप लोगों के लिए एक प्रैक्टिकल चीजों की तरीके से अगर इंप्लीमेंट करेंगे तो समझ में आएगी। मैं भाषण देकर चला जाऊंगा, आप लोग सुनकर फिर सो जाएंगे, फिर अपनी जिंदगी को स्टार्ट करेंगे और जिंदगी ऐसे ही चलती रहेगी। कुछ चेंज नहीं होने वाला है। कम से कम लेक्चर डेली जब सुनते हो ना, एक आधी बात तो ऐसी जरूर एक अपने माइंड में इंप्लीमेंट किया करो कि यार ये बात ना मुझे इंप्लीमेंट करनी है। और जब एक बार इंप्लीमेंट हो जाए तो फिर दूसरी बात इंप्लीमेंट करो, एक एक बात, दो बात इसी तरीके से इंप्लीमेंट करते चलो, और आप लोग देखना ये आप लोग की जिंदगी बदल कर रख देगी कुछ ही दिनों के अंदर अंदर। और ये प्रैक्टिकल चीजें हैं, लोगों ने इनसे अपनी लाइफ चेंज की है, तो जब लोग कर सकते हैं तो यार आप लोग भी कर सकते हैं। तो इसलिए अपने ऊपर ट्रस्ट करना सीखो। अगर करंट अफेयर का मास्टर आप लोग बनना चाहते हैं तो ये 2 वीडियो हैं जो पूरा करंट अफेयर आप लोगों की मुट्ठी में कर देंगी, पर लेकिन आप लोगों को थोड़ी सी मेहनत खुद करनी पड़ेगी, वो है रिवीजन की मेहनत। कई बार तो रिवीजन में ही आप लोग करा देता हूं, पर लेकिन कुछ आप लोगों को खुद से भी करना पड़ेगा, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे एग्जाम में बैठकर आप लोगों को ही जाकर एग्जाम देना है, मैं वहां पर एग्जाम नहीं दूंगा। तो इसलिए रिवाइज जरूर किया कीजिए जो भी चीजें आप लोग यहां से सीख कर जाते हैं। ओके, तो आइए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। बिना किसी देरी के आप लोगों के सामने एक शानदार क्विज आने वाला है जो आप लोगों को अटेम्प्ट करना है, और उसका फिर आंसर आप लोगों को वीडियो के अंदर मिलेगा। और वीडियो के एंड में जो क्विज होगा वो आप लोगों का जो रिवीजन क्विज होगा लास्ट लेक्चर का, उसको आप लोग जरूर अटेम्प्ट किया कीजिए, उसके बिना काम नहीं चलेगा। कई सारे बच्चे जो है उसको छोड़कर भाग जाते हैं, ठीक है। तो उस क्विज के बारे में वीडियो के एंड में आप लोगों से बात करूंगा, ये वाला क्विज होगा। फिलहाल अभी यहां पर इसके बारे में बात करते हैं। बात की जा रही है यहां पर अभी रिसेंटली जो एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है जिसके द्वारा ये बोला गया है कि स्टेट में जो स्टेट के इलेक्शन कमीशन होते हैं उसको कोई ब्यूरोक्रेट हेड नहीं करेगा। आप लोग होते हैं कि आईएएस को अपॉइंट कर दिया किसी भी, तो वो नहीं करेंगे आप लोग, यहां पर कोई इंडिपेंडेंट अपॉइंटमेंट आप लोगों को करनी पड़ेगी। ये किसके द्वारा यहां पर बोला गया है? कौन सा आर्टिकल है हमारे संविधान के अंदर जो हमारी कंट्री में जो पंचायती राज सिस्टम जब ऐड किया गया यहां पर 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा, तब यहां पर पंचायती राज सिस्टम के इलेक्शन के बारे में बात करते हैं ये आर्टिकल। इस आर्टिकल के बारे में आप लोगों को बताना है। हमारी कंट्री की जो इंडियन आर्मी है उसके द्वारा प्रोक्योर करने की बात की जा रही है, इनके लेने की बात की जा रही है, MINT, मिंट। ये मिंट की फुल फॉर्म आप लोग बताइए। ये बेसिकली काम क्या करेगा? हमारी कंट्री की जो आर्मी है उसकी कम्युनिकेशन कैपेबिलिटी बढ़ाएगा। कुछ ऐसे एरिया जहां पर नेटवर्क वगैरह प्रॉपर वे में नहीं होते हैं, तो वहां पर भी यहां पर कम्युनिकेट हमारी आर्मी कर पाएगी। तो इसकी फुल फॉर्म आप लोग को बतानी है। सेक्शन 377, इसके ऊपर मैंने डिटेल में आप लोगों से कई बार डिस्कशन किया है। ये कौन सा केस है हमारे संविधान के अंदर, ये आप लोगों को बताना है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट केस है जिसके बारे में आप लोगों को आइडिया होना चाहिए। नेक्स्ट बात की जा रही है मिनिस्ट्री के बारे में। यहां पर अगर मिनिस्ट्री के बारे में बात करूं तो मेरा राशन, ये एक मोबाइल ऐप है जो यहां पर इस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है। ये आइडेंटिफाई करेगा आप लोगों को, खासकर जो नियरेस्ट फेयर प्राइस शॉप है जहां से आप लोग अपना राशन ले सकते हैं। और आप लोग इंटरेस्टिंग चीज पता है क्या इसके अंदर? आप लोग खुद चूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि यही आप लोग को अलॉट की गई है।
खुद आप लोग चूज कर सकते हैं अपना खुद का राशन वाली जो फेयर प्राइस शॉप जो है वो आप लोग खुद से डिसाइड कर सकते हैं। तो ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर है? वन राशन जो वन कार्ड के बारे में आप लोगों ने बात की होगी, तो ये सारी बातें आप लोगों से मैं डिस्कस करूंगा। मेरा राशन मोबाइल जो है यहां पर ये किसके द्वारा डेवलप किया गया है? एस्ट्रॉयड बेल्ट के बारे में आप लोगों ने कई बार सुना होगा और मैंने कई बार बताया भी होगा। आप लोग बोलते हैं कि सर पढ़ाया नहीं है, भूल गए हैं, रिवीजन नहीं कर रहे हो, पढ़ाया तो सब कुछ है, ठीक है। कितनी बार बताया, फिर से बताऊंगा। ये मार्स और एक और ग्रह है जिसके बीच में आती है एस्ट्रॉयड बेल्ट, उसका नाम आप लोगों को बताना है, ठीक है। आधी तो प्रॉब्लम दूर कर दी, अगर बोलता किस किस के बीच में आती है तो टफ क्वेश्चन होता थोड़ा। अब एक साइड तो मैंने बता दी, एक साइड आप लोगों को बतानी है। प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा पहली क्वाड यानी कि क्वाड्रिलेटरल फ्रेमवर्क की समिट यहां पर अटेंड की गई। सबको पता है, हाँ भाई साहब क्वाड की समिट हुई। क्या आप लोगों को पता है कि ये जो समिट जो है ये वर्चुअली होल्ड की गई है, यानी कि एक तरीके से वर्चुअली प्लेटफॉर्म पर यहां पर ये समिट होस्ट की गई। आप लोगों को ये बताना है कि कौन इसको हेड कर रहा था इस समिट को, यानी कि किसके द्वारा ये समिट जो है ये होस्ट की गई है, ये आप लोगों को बताना है। मराठी एक राइटर है हमारी कंट्री में, उनके द्वारा रिफ्यूज कर दिया गया साहित्य अकादमी अवार्ड को एक्सेप्ट करने से। उनका एक नोवेल है जिसका नाम है उद्या, ठीक है। तो ये पब्लिश किया गया 2014 में, तो इसके लिए इनको ये साहित्य अकादमी अवार्ड मिल रहा था, पर इन्होंने इसको एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। तो ये इस पर्टिकुलर पर्सनैलिटी का नाम आप लोगों को बताना है। तो आइए लेक्चर को भी इन्हीं के जो अवार्ड है उसी से स्टार्ट कर लेते हैं। इनके द्वारा ये जो अवार्ड रिफ्यूज कर दिया गया लेने से, पर लेकिन इन्होंने ये नहीं बताया कि इन्होंने क्यों रिफ्यूज कर दिया है। इन्होंने बोला कि एकेडमी ने मुझे काफी कुछ दिया है, पर लेकिन अब मुझे और नहीं चाहिए और मेरा ये पर्सनल रीजन है, इसमें कोई भी पॉलिटिकल मुद्दा नहीं ठूसना है। एक तरीके से मेरे द्वारा ये जो नहीं लिया जा रहा है ये मेरी पर्सनल रीजन है, ठीक है, जिसको इनके द्वारा पब्लिक नहीं किया गया है। तो इनके बारे में थोड़ा जानते हैं, अवार्ड के बारे में जानते हैं और कौन कौन सी लैंग्वेज में दिया जाता है और क्या क्या रीजन है उसके बारे में जानेंगे। तो कई सारे क्वेश्चन पास्ट में भी इससे पूछे गए हैं। बात की जा रही है यहां पर, नाम है इनका, नाम याद रखिएगा, नाम है इनका नंदा खरे, ठीक है। तो नंदा खरे जो है इनके द्वारा रिफ्यूज कर दिया गया साहित्य अकादमी अवार्ड को लेने से। जो इनका ये अवार्ड है यहां पर जो इनको दिया जा रहा था, तो यहां पर ये उद्य है, ठीक है। तो ये जो इनका पब्लिश किया गया था यहां पर 2014 में नोवेल, उसके लिए इनको दिया जा रहा था। साहित्य अकादमी अवार्ड जो है हमारी कंट्री में 1954 यानी कि 1954 में स्टार्ट किया गया था। तो साहित्य अकादमी अवार्ड जो है ये सेकंड हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड है। जैसे कि ज्ञानपीठ अवार्ड का नाम आप लोगों ने सुना होगा, पहला ज्ञानपीठ है और दूसरा है साहित्य अकादमी अवार्ड। ये बिल्कुल ऐसे आप लोग देख सकते हैं, जैसे सबसे ऊपर आप लोगों को देखने को मिलेगा भारत रत्न, फिर आप लोगों को देखने को मिलेगा पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण और फिर आप लोगों को पद्म श्री देखने को मिलेगा। तो जैसे चार ये हमारी कंट्री में जो सिविल कैटेगरी में अवार्ड दिए जाते हैं, तो भारत रत्न सबसे ऊपर है, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री। ऐसे ही ज्ञानपीठ अवार्ड सबसे ऊपर है और फिर साहित्य अकादमी अवार्ड यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये बेसिकली जो लिटरेरी है उसके फील्ड में कंफर्म किया जाता है एनुअली, साहित्य अकादमी के द्वारा यहां पर ये अवार्ड दिया जाता है। ये अवार्ड जो दिए जाते हैं एनुअली 24 बेसिकली जो लैंग्वेज है उनमें ये अवार्ड दिए जाते हैं। तो 24 जो लैंग्वेज है ये आप लोग याद रखिएगा। हमारे संविधान में 8वां शेड्यूल है, 8वें शेड्यूल के अंदर टोटल मिलाकर 22 लैंग्वेज हैं। इन 22 लैंग्वेज को आप लोग शेड्यूल लैंग्वेज के नाम से भी जानते हैं। और ये जो आर्टिकल 344 है ये इंपॉर्टेंट है, इसी के साथ में 351 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसमें 8वें शेड्यूल के अंदर 22 लैंग्वेज लिखी हुई है। तो ये 22 की 22 लैंग्वेज आप लोग यहां पर देख सकते हैं। पॉलिटी में मैंने आप लोगों को डिटेल में इसके बारे में पढ़ाया था, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आसामीज, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, इसी के साथ में यहां पर बात की जाए मैथी यानी कि मणिपुरी, इसी के साथ में मराठी, नेपाली भी है, ठीक है। उड़िया हो गया, पंजाबी हो गया, संस्कृत हो गया, संथाली हो गया, सिंधी हो गया, तमिल, तेलुगु और उर्दू। तो ये वो लैंग्वेज है हमारी कंट्री में जो संविधान के अंदर इसके बारे में मेंशन है। संविधान में ये संविधान में जो 22 लैंग्वेज हैं ये हमारे संविधान में मेंशन है, ठीक है। तो इसलिए इनको यहां पर शेड्यूल लैंग्वेज के नाम से भी जाना जाता है। तो यहां पर टोटल शेड्यूल लैंग्वेज मैंने कितनी बताई आप लोगों को, ये है टोटल 22 शेड्यूल लैंग्वेज। पर लेकिन अवार्ड बोले गए यहां पर कितने दिए जाते हैं, अवार्ड दिए जाते हैं 24 यानी कि 24। तो फिर दो और कौन सी है, ये क्वेश्चन बनते हैं आप लोगों से। नॉन शेड्यूल लैंग्वेज एक है इंग्लिश और दूसरी है राजस्थानी। तो इंग्लिश और राजस्थानी को मिलाकर टोटल 24 ये अवार्ड दिए जाते हैं, जो कि आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। अच्छा, एक और छोटी सी बात आप लोगों को बताता हूं जो आप लोगों को याद रखनी है, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। ओरिजिनली हमारे संविधान में टोटल मिलाकर 14 लैंग्वेज थी, पर लेकिन आज की डेट में मैंने आप लोगों से बोला 22 लैंग्वेज हो गई है। तो 8 नई लैंग्वेज हमारे संविधान में जो है वो यहां पर ऐड की गई है। तो 8 जो नई लैंग्वेज ऐड की गई हैं, कई बार उनसे क्वेश्चन आप लोगों से बन जाता है। तो 8 नई लैंग्वेज ऐड की गई कहां पर, 8वें शेड्यूल के अंदर, यानी कि शेड्यूल भी 8वां है। तो टोटल मिलाकर 22 लैंग्वेज यहां पर हो गई है। तो जो 8 नई लैंग्वेज ऐड की गई है इसमें आप लोग याद रखते हैं, एक तो आप लोगों को देखने को मिलेगी यहां पर कौन सी लैंग्वेज है, ये है सिंधी, ठीक है। तो जो सिंधी लैंग्वेज है यहां पर ये बेसिकली ऐड की गई यहां पर, जो आप लोगों से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट भी आप लोगों से कई बार पूछा जाता है।
तो उसके बारे में मैं आप लोगों से बात करूंगा। ये है यहाँ पर सिंधी लैंग्वेज, आप लोग देखते हैं, ठीक है। तो सिंधी लैंग्वेज जो है यहाँ पर ये ऐड की गई यहाँ पर बेसिकली जो था 21st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, यानी कि ये 21वां संविधान में संशोधन किया गया। और कब किया गया? ये किया गया 1967 में, जब यहाँ पर एक लैंग्वेज ऐड की गई, यानी कि 14 के बाद जो 15वीं लैंग्वेज थी यहाँ पर ये थी संथाली, ठीक है। इसके बाद में फिर यहाँ पर कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, ठीक है। तो इनके बारे में याद रखिएगा, कोंकणी यहाँ पर ये हो गई, ठीक है। इसी के साथ में आप लोगों को देखने को मिलेगा मणिपुरी, ओके। मणिपुरी कहां है? मणिपुरी ये हो गई, ठीक है। और फिर आप लोगों को देखने को मिलेगा नेपाली, नेपाली ये हो गई। तो फिर ये 3 लैंग्वेज ऐड की गई यहाँ पर, जो ये 3 लैंग्वेज ऐड की गई, ये की गई 71st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा, जो कि 1992 में देखने को मिला, यानी कि 1992 में देखने को मिला, ठीक है। इसके बाद में जो ऐड की गई बोडो, डोगरी, ये है यहाँ पर मैथिली और संथाली, ठीक है। बोडो हो गई, डोगरी हो गई, इसी के साथ में मैथिली हो गई, और नेक्स्ट यहाँ पर कौन सी है? ये संथाली। तो ये लैंग्वेज ऐड की गई, तो टोटल मिलाकर 4 लैंग्वेज ऐड की गई। तो ये जो 4 लैंग्वेज ऐड की गई यहाँ पर, ये भी आप लोगों से क्वेश्चन की फॉर्म में आप लोगों से कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो कंफ्यूजन नहीं होना है। तो ये 92 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया यहाँ पर, कब किया गया? 2003 में, ठीक है। तो ये था यहाँ पर 71, पहला था 21, दूसरा था 71 और तीसरा हो गया यहाँ पर 92, ठीक है। तो ये किया गया 1967 में, किया गया 1992 में, और ये किया गया 2003 में। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करने के बाद में टोटल मिलाकर 22 लैंग्वेज हमारे संविधान में हो चुकी हैं, जो कि ओरिजिनली 8 लैंग्वेज थी। तो ये कई बार क्वेश्चन आप लोगों से घुमा फिरा कर पूछे जा चुके हैं, तो मुझे नहीं लगता कि अब आप लोगों के माइंड में कोई डाउट होना चाहिए, ठीक है। तो ये आज की डेट में 24 लैंग्वेज में दिया जाता है। अब आप लोग इंग्लिश और राजस्थानी और ऐड कर लेना। अब आगे बढ़ते हैं। हमारी कंट्री में जो ज्ञानपीठ अवार्ड है यहाँ पर, ये हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड है, जो कंफर्म किया जाता है इंडियन सिटीजन को। लैंग्वेज जो मेंशन की गई है 8वें शेड्यूल के अंदर, तो वहां पर ये अवार्ड दिया जाता है। ये जो कैश प्राइज है 11 लाख रुपए यहां पर दिए जाते हैं। इसी के साथ में एक ब्रोंज की रिप्लिका रहेगी यहाँ पर। नेक्स्ट यहाँ पर ये है वाघ देवी, यानी कि जो सरस्वती है, तो इन गोड से किससे रिलेटेड भी यहाँ पर एक रिप्लिका दी जाती है। स्पॉन्सर्ड किया जाता है भारतीय ज्ञानपीठ के द्वारा। लास्ट ईयर जो ये अवार्ड दिया गया था 2019 में, तो यहां पर ये अच्युतम जो नाम बोतेरी, ये मलयालम लैंग्वेज में दिया गया, याद रखिएगा इसके बारे में। और 2018 में जो दिया गया, ये ऑथर अमिताभ घोष का नाम आप लोगों ने सुना, ये इंग्लिश में दिया गया यहां पर जो ज्ञानपीठ अवार्ड, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप लोगों से क्वेश्चन बन जाते हैं। तो जो भी यहां पर आया, सारी चीजें मैंने आप लोगों को डिटेल में समझा दी। मुझे नहीं लगता कि अब माइंड में कोई कंफ्यूजन होना चाहिए, ठीक है। तो कल्चर में ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में यहां पर बात की जा रही है, और ये जो पर्टिकुलर जो न्यूज है यहां पर ये बात की जा रही है क्वाड के बारे में। तो क्वाड को आज के दिन में क्वाड्रिलेटरल फ्रेमवर्क बोलते हैं, पहले इसको क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग बोलते थे, पर लेकिन फिलहाल इसका नाम अभी चेंज कर दिया गया है, और इसको इस तरीके से बढ़ाने की कोशिश की जा रही है ताकि नॉर्मल तरीके से अंडरस्टैंडिंग बढ़ सके इसके बारे में। क्योंकि सिक्योरिटी का मतलब हो गया एक पर्टिकुलर मुद्दे पर सिमट कर रह जाना, तो इसको मुद्दे से बाहर निकालकर एक बड़ा रूप यहां पर दिया गया है। तो क्वाड्रिलेटरल फ्रेमवर्क इसको बोला गया है। यूएसए के द्वारा इसको वर्चुअली यहां पर बेसिकली होस्ट किया गया, ऑर्गेनाइज कराया गया, तो ये याद रखना। फरवरी 2021 में जो इंडो पैसिफिक रीजन में बात करें, और इसी के साथ में जो मिलिट्री जो म्यांमार के द्वारा अभी टेक ओवर लिया गया म्यांमार मिलिट्री के द्वारा, तो इन मुद्दों को डिस्कस किया गया था। क्वाड जो है यहाँ पर इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएसए मिलकर काम करते हैं, ताकि जो यहाँ पर जो डेमोक्रेटिक नेशन जो है उनको ढंग से लेकर चला जा सके इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर में। जब इंडो पैसिफिक बोलते हैं तो आप लोग यहाँ पर देखते हैं, ये हो गया पैसिफिक ओशन, ये हो गया इंडियन ओशन, तो इसके बीच के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। तो इसमें मिलकर काम करेंगे, कोविड-19 को कैसे टैकल करना है, क्लाइमेट चेंज को कैसे खत्म करना है, और इमरजेंसी जो टेक्नोलॉजी है उसको ऊपर भी फोकस देना है। इनके द्वारा जो प्रतिज्ञा ली गई है, ये प्रमोट करेंगे फ्री और ओपन रूल बेस्ड जो रूट है यहाँ पर इंटरनेशनल लॉ के थ्रू, यानी कि चाइना की जो हरकतें हैं साउथ चाइना सी में, तो उसके ऊपर उठेंगे यहाँ पर ये, और कुछ अच्छी चीजें इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे, उसके ऊपर फोकस दिया जा रहा है। पर्टिकुलर काउंटर थ्रेट देखने को मिलेगी इंडो पैसिफिक रीजन में, जो भी सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ से, तो सारी चीजें यहां पर ये टैकल करते हुए नजर आएंगे। एग्री हुए इंश्योर करने के लिए वैक्सीन को, ताकि एक तरीके से काउंटर किया जा सके पेंडेमिक को, तो वैक्सीन के ऊपर भी फोकस दे रहे हैं। और खासकर जो पूल है यहाँ पर फाइनेंशियल रिसोर्सेज का, मैन्युफैक्चरिंग का और लॉजिस्टिक का, तो इंडिया ने बोला गया कि हम लोग मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, एक कंट्री फाइनेंस देगी, एक कंट्री यहाँ पर बेसिकली कैपेबिलिटी प्रोवाइड कराएगी, टेक्नोलॉजी वगैरह, और एक लॉजिस्टिक यानी कि जो फैसिलिटी है वो प्रोवाइड कराएगी। तो इस तरीके से मिलजुल कर सारे काम करेंगे। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के बारे में डिस्कस किया गया, क्योंकि चाइनीज का एग्रेशन यहां पर देखने को मिला, तो चाइनीज भी अब शांत बैठ गए, क्योंकि उनको पता है डोनाल्ड ट्रंप जो थे तब अलग माहौल था, इलेक्शन चल रहे थे, पर लेकिन अब पता है उनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। ऑलरेडी हांगकांग हो गया, जिंगजियान वाला रीजन हो गया, जहां पर इनके द्वारा काफी ज्यादा हरकतें की जाती है। हांगकांग वाले रीजन में हरकतें कर ही रहे हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ताइवान वाले रीजन में अपनी दादागिरी दिखाते हैं, ये भी चीजें डिस्कस की गई कि चाइना कहां कहां क्या क्या हरकतें कर रहे हैं, ताकि इनको भी कंट्रोल किया जा सके। चाइना की जो साइबर सिक्योरिटी फर्म है आज के डेट में काफी लार्ज स्केल पर टारगेट करती है, खासकर माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज को भी, और सोलर जो विंड है इनके अंदर, उसके बारे कई बार टारगेट किया गया है।
साइबर इंसिडेंट इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया में भी डिस्कस किए गए, क्योंकि चाइना की कई सारी ऐसी कंपनी है जो फिलहाल अलग अलग कंट्री में अटैक कर रही है। तो साइबर वॉरफेयर जो है ये एक नया तरीका ढूंढा है चाइना ने, जिसको कोई बेसिकली फाइंड भी नहीं कर पाता कि कहां से क्या कंडीशन है, और कोई रोक भी नहीं पाएगा इस तरीके की हरकतें करने से। जापान, यूएसए और जो ऑस्ट्रेलिया है यहां पर ये फाइनेंस प्रोवाइड कराएंगे वैक्सीन के लिए। इंडिया के द्वारा वेलकम किया गया, क्योंकि इंडिया के द्वारा वैक्सीन मैत्री जो इनिशिएटिव है, याद रखना यहां पर ये वैक्सीन मैत्री इनिशिएटिव इंडिया की वैक्सीन डिप्लोमेसी है, जिसको सपोर्ट प्रोवाइड कराने की बात की जा रही है। वैक्सीन मैत्री इनिशिएटिव जो है यहां पर ये कोविड-19 की वैक्सीन प्रोवाइड कराएंगे हमारे जो पड़ोसी देश हैं उनको। तो इसमें यहां पर जो यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने फाइनेंस प्रोवाइड कराने की बात की है। तो अच्छे चीजें यहां पर, अच्छी लोगों को दवाई मिल पाएगी, तो पड़ोसी के साथ में और अच्छे रिलेशन हमारे होते हुए नजर आएंगे। ठीक है, तो इसके बारे में बात की जा रही है। नेक्स्ट जो न्यूज है यहां पर ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में बेसिकली बात कर रहे हैं, और ये बात की जा रही है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसको आप लोग नासा बोलते हैं। नासा के द्वारा एक एस्ट्रॉयड के बारे में भी आप लोगों से बात करूंगा, जिसका नाम है 2001 FO32। तो ये जो एस्ट्रॉयड है यहां पर ये लार्जेस्ट है, जो कि पास करेगा अर्थ के पास से 2021 के अंदर में, और ये यहां पर 21 मार्च को सबसे पास में रहेगा पृथ्वी के। जैसे ऐसे करते हैं ना कि मान लीजिए कोई एस्ट्रॉयड ऐसे आया तो पृथ्वी के बिल्कुल पास से होकर गुजरे, इस तरीके से ऐसे आप लोग बोल सकते हैं। तो यहां पर अगर आप लोग एस्ट्रॉयड के बारे में जानना चाहते हैं तो सबसे पहले होता है मरकरी, सूरज की साइड से अगर आप लोग चलोगे, फिर होता है वीनस, और तीसरे नंबर पर होती है हमारी अर्थ। ठीक है, तो अगर बात करें यहां पर, तो इनको बेसिकली अगर याद आप लोगों को रखना है ईवीएम आप लोग याद रखिएगा, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ठीक है, तो ईवीएम इस तरीके से आप लोग याद रख सकते हैं। यहां पर नेक्स्ट आकर आप लोगों को मिल जाएगा मार्स। ठीक है, तो इसके बारे में, तो मार्स और जो जुपिटर के बीच में अगर आप लोग जाएंगे तो इसके बीच में आप लोग यहां पर देखने को मिलेगी एस्ट्रॉयड बेल्ट। ठीक है, और इसके आगे अगर बढ़ेंगे आप लोग इसको बोल सकते हैं आप लोग सन, SUN। ठीक है, तो सैटर्न हो गया, यूरेनस हो गया और नेपच्यून हो गया। तो इनको याद करने का कुछ भी आप लोगों को जो सूटेबल लगे वो तिड़मबाजी आप लोग लगा सकते हैं। इधर हो गया ईवीएम, इधर हो गया सन। ठीक है, ईवीएम हो गया यहां पर इधर से चलेंगे, और सन हो गया यहां पर इधर से चलेंगे बाहर की तरफ को, और बीच में हो गया यहां पर जिसके बीच में एस्ट्रॉयड बेल्ट है यहां पर, इसको बोलते हैं यहां पर मार्स और जुपिटर। ठीक है, तो ये आप लोग हल्का सा आइडिया रखिएगा, बेसिकली कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो ये जो एस्ट्रॉयड बेल्ट है, इसमें से जो एस्ट्रॉयड है यहां पर जिसका नाम है 2001 F032, पृथ्वी के काफी पास से ये गुजरने वाला है। ठीक है, तो बेसिकली यहां पर एक अपॉर्चुनिटी है एस्ट्रोनॉमर के लिए कि इसके बारे में जान सके, समझ सके कि हमारे सोलर सिस्टम में ये क्या बवाल है, क्या बवाल आ रहा है, इसको समझ सके हम लोग। 2001 जो F032 है यहां पर ये डिस्कवर किया गया था 20 साल पहले। जब 20 साल पहले इसको डिस्कवर किया गया, तब से जो साइंटिस्ट है उसका जो पाथ है वो ट्रेस कर रहे हैं कि कहां ये चल रहा है और किस तरीके से ये सूरज के चारों ओर एक्यूरेटली चक्कर लगा रहा है। जब इसको फाइंड किया गया था 2001 में, आज के डेट में 2021 में हम लोग बैठे हुए हैं, यानी कि 20 साल यहां पर आप लोग देखते हैं हो चुके हैं। तो लिंकन नियर अर्थ एस्ट्रॉयड रिसर्च जो है ये प्रोग्राम इन न्यू मैक्सिको, तो यहां पर ये बेसिकली इसके द्वारा इसको आइडेंटिफाई किया गया था, और तब से यहां पर ये इसको देखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि बोला जा रहा है कि कोई ऐसी थ्रेट नहीं है आने वाली अभी सेंचुरी के अंदर भी कि हमारी पृथ्वी यानी कि प्लैनेट के साथ में कुछ ऐसी कोई चीज टकराने वाली है। सन के बारे में बात करें तो जो एस्ट्रॉयड के बारे में बात करें तो एस्ट्रॉयड जो है ये एक तरीके से जो ऑर्बिट करते हैं सन के चारों ओर, स्मॉल बॉडी होती है सोलर सिस्टम के अंदर में, जो कि मेटल और रॉक यानी कि चट्टान और जो बेसिकली मेटल की बनी होती है ये। और मेन एस्ट्रॉयड बेल्ट जो है वो मार्स और जुपिटर के अंदर आती है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, असिस्टेंट कमांडेंट का तो फेवरेट है ये, कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ उसके अंदर, और भी सीडीएस के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, उससे पहले यूपीएससी के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। घुमा फिराकर यही क्वेश्चन आप लोगों से पूछ रहते हैं घेर फेर का। ठीक है, तो अगर एक बार अंडरस्टैंड कर जाएंगे तो फिर आप लोग आसानी से आंसर दे पाएंगे। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट एक सोशल इश्यू है यहां पर, इसके बारे में बात की जा रही है, और ये जो सोशल इश्यू है श्रीलंका के बारे में है। देखिए यहां पर बुर्का है, यहां पर ये है चादर। ठीक है, ये हो गया यहां पर हिजब, ये हो गया यहां पर जलबाब, ये हो गया यहां पर खामैर। ठीक है, तो ये हो गया निकाब, ये हो गया आभ्या। ठीक है, ये हो गया बुर्का। तो बुर्के के बारे में बेसिकली बात की जा रही है। तो ये सारे अलग अलग सिस्टम है बेसिकली जो पहने जाते हैं मुस्लिम कम्युनिटी में वुमेन के द्वारा, तो उसके बारे में बात की जा रही है। तो यहां पर अभी बुर्का जो है और जो फेस विल है, पर्दा जो किया जाता है, उसको श्रीलंका में कैबिनेट के द्वारा अप्रूवल दे दिया गया कि उसको बैन कर दिया जाए, जो राजपक्सा एडमिनिस्ट्रेशन है। इनके यहां पर बेसिकली अभी जो प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म है उसके लिए लॉ है, उसके चलते यहां पर ये इसको बोला गया है कि इसको खत्म किया जाए बुर्के को। पर लेकिन जो राइट, जो ह्यूमन राइट को डिफेंड करने वाले हैं, उन्होंने इसको ड्रैकोनियन यानी कि बेरहमी का एक अच्छा तरीका बताया यहां पर, जो कि रिलीजन के खिलाफ एक्सट्रीमिज्म देखने को मिलता है। तो यहां पर जो मिनिस्टर है उनके द्वारा बुर्के से बोला गया है कि नेशनल सिक्योरिटी इफेक्ट होती है, और इस तरीके से ये हम लोग इसको यहां से हटाएंगे। और श्रीलंका में रिसेंटली अभी ड्रेस इंट्रोड्यूस की गई है, अब से पहले श्रीलंका में ये ड्रेस थी भी नहीं, यानी कि बोल रहे हैं कि ये अभी कंट्री में हमारी आई है, इससे पहले तो हमारी कंट्री बुर्का था ही नहीं, तो इसलिए हमारी कंट्री जो है इसको फिर से इंप्लीमेंट नहीं करेगी, इसको हटाएगी यहां पर।
तो मिनिस्टर जो है उनके द्वारा यहाँ पर बेसिकली जो बुर्के के बारे में बात की जाए तो यहाँ पर कैबिनेट के द्वारा अप्रूवल दे दिया गया है और इसके चलते 1000 जो मदरसा है उनको भी यहाँ पर सेट किया जा रहा है। ठीक है, तो कहने का मतलब यहाँ पर ये कि एक तरीके से पर्टिकुलर रिलीजन के खिलाफ यहां पर आवाज उठाई जा रही है श्रीलंका में। और वैसे अगर बात करें तो पाकिस्तान के द्वारा इसको क्रिटिसाइज किया गया क्योंकि पाकिस्तान और श्रीलंका के रिलेशन काफी अच्छे माने जाते हैं। इस्लामिक जो स्टेट है, जो खासकर अगर बात करें यहां पर जो इस्लामिक स्टेट के द्वारा जो इंस्पायर रहा यहां पर ईस्टर टेररिज्म, जो यहां पर काफी बड़ा अटैक देखने को मिला 2019 में, कई सारे लोगों की यहां पर जान भी गई श्रीलंका के अंदर में। तो उस टाइम पर टेम्परेरी जो फेस वेल है, यानी कि एक तरीके से जो चेहरा ढका जाता है, वो तो यहां पर इनके द्वारा पहले हटा दिया गया था। एक साल बाद अब यहां पर ये बुर्के को भी यहां पर हटा रहे हैं। कोविड-19 के चलते यहां पर ये सिचुएशन अभी देखने को मिली, कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई इसके चलते भी कि बॉडी जो है, देखिए आप लोग अगर हिंदू रिलीजन के बारे में बात करेंगे तो बॉडी को जलाया जाता है, पर लेकिन मुस्लिम कम्युनिटी के बारे में अगर बात करेंगे तो बॉडी को दफनाया जाता है। पर लेकिन अगर बात करें कोविड-19 के बारे में तो ये बोला गया श्रीलंका के अंदर कि अगर आप लोग बॉडी को दफनाओगे तो ग्राउंड वाटर जो है वो कॉन्टेमिनेटेड होने के चांसेस रह सकते हैं और हो सकता है ग्राउंड वाटर के साथ में अगर कोरोना मिल गया तो बहुत सारे लोगों की जान जा सकती है। तो इसके ऊपर जब कंट्रोवर्सी क्रिएट होगी तो काफी सारी चीजें देखने को मिली। हालांकि जो डॉक्टर वगैरह थे और जो सब और साइंटिस्ट वगैरह थे इस पर्टिकुलर फील्ड के, तो उन्होंने इसको बोला कि ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आप लोग इसको दफनाएंगे तो भी चलेगा। तो उसके चलते फिर यहां पर जो डिसीजन था इनके द्वारा वो रिवर्स किया गया। तो उसके चलते फिर यहां पर जो दफनाने वाली प्रैक्टिस को एक्सेप्ट किया गया, क्योंकि 21 मिलियन पॉपुलेशन अगर देखें उसका 10% जो है आज के दिन में यहां पर मुस्लिम कम्युनिटी आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो इंटरनेशनल बॉडी इंक्लूडिंग जो यूनाइटेड नेशन है उसने भी बोला यार ये क्या कर रहे हो आप लोग, ये सही नहीं है, तो इस चीजों को आप लोग बंद कीजिए। तो उसके चलते यहां पर ये सारी सिचुएशन आप लोगों को देखने को मिल रही है। ठीक है, तो ये था यहां पर श्रीलंका के बारे में न्यूज। आई होप कि आप लोगों के माइंड में अब क्लैरिटी आ गई होगी। आगे चलते हैं, फूड एंड एग्रीकल्चर के बारे में यहां पर ये न्यूज है तो इसके बारे में जान लेते हैं। बात क्या की जा रही है, वन नेशन वन राशन कार्ड के बारे में, यानी कि एक नेशन के अंदर एक ही राशन कार्ड चलेगा, ये बात बोलेगी। तो वन नेशन वन राशन कार्ड जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के द्वारा बेसिकली यहां पर देखने को मिलता है। अब इसी के द्वारा यहां पर लॉन्च किया गया है मेरा राशन। मेरा राशन एक मोबाइल ऐप है जो कि यहां पर बेनिफिट करेगा, आइडेंटिफाई करेगा नियर कहां पर आप लोगों के लिए फेयर प्राइस शॉप है, जहां पर जो गल्ले की दुकान है जहां से आप लोग अपना राशन जाकर ले सकते हैं। तो उसके बारे में ये बताएगा। मेरा राशन जो मोबाइल ऐप है यहां पर ये काफी ज्यादा बेनिफिट करेगा, खासकर उन लोगों के लिए जो यहां पर मूव करते हैं एक एरिया से दूसरे एरिया में। हमारी कंट्री में जो डेवलप किया गया है मेरा राशन, ये नेशनल इंफॉर्मेटिक जो सेंटर है जिसको शॉर्ट फॉर्म में आप लोग NIC बोलते हैं, इसके द्वारा डेवलप किया गया है और 2 लैंग्वेज में काम कर रहा है फिलहाल, जो कि हिंदी और इंग्लिश के अंदर में। प्लान तो ये किया जा रहा है कि आने वाले टाइम में 14 लैंग्वेज में यहां पर ये काम करेगा, पर लेकिन फिलहाल जो है अभी इसी में काम कर रहे हैं। तो मोस्ट जो माइग्रेंट जो लोग हैं उनको ये फायदा पहुंचाने वाला है। वन नेशन और वन जो राशन कार्ड के बारे में जब आप लोग बात करते हैं तो ये किसके अंडर इंप्लीमेंट की जाती है, तो डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के तहत यहां पर इंप्लीमेंट किया जाता है। एम क्या है, टारगेट क्या है कि हमारी कंट्री में जो नेशनल फूड सिक्योरिटी जो एक्ट लेकर आया गया था उसके तहत जो लोगों को खाना प्रोवाइड कराया जा सके, लगभग 75% पॉपुलेशन तो गांव वाली कवर कर रहे हैं और 50% पॉपुलेशन ये कवर कर रहे हैं यहां पर शहर वाली। अभी यहां पर नीति आयोग के द्वारा बोला गया कि इस 75 को हटाकर आप लोग 60 कर दो और इस 50 को हटाकर आप लोग 40 कर दो, तो ये पॉपुलेशन आप लोग कवर करो। तो यहां पर इससे क्या होगा, एक टारगेटेड लोगों को हम लोग खाना प्रोवाइड करा पाएंगे। तो टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत यहां पर खाना प्रोवाइड कराया जाता है। NFSA के बारे में बात करें तो इसके बारे में अगर बात करें आप लोग यहां पर, तो पर्टिकुलरली जो माइग्रेंट बेनिफिशियरी हैं उसके बारे में यहां पर बात की जाती है, उनको फायदा इसका पहुंचता है। जो फूड ग्रेन उनको प्राइस प्रोवाइड कराया जाता है यहां पर, ये काफी अच्छे लेवल पर यहां पर फेयर प्राइस पर इनको मिल जाता है कंट्री के अंदर। और नेक्स्ट यहां पर जो बायोमेट्रिक आधार कार्ड जो रहता है इसके बेस पर यहां पर सीमलेस ट्रांजेक्शन आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो FPS जो है यहां पर बेसिकली जिसके तहत यहां पर ये इनको खाना पीना जो प्रोवाइड कराया जा रहा है, क्या बोलते हैं FPS को, तो ये याद रखिएगा फेयर प्राइस शॉप बोलते हैं। ठीक है, तो इसके तहत यहां पर ये प्रोवाइड कराया जा रहा है। पहले यहां पर फ्रीडम नहीं थी ये चूज करने की, आप लोग खुद चूज कर सकते हैं कहां पर जाकर आप लोगों को राशन लेना है, पर लेकिन अब आप लोगों के पास में फ्रीडम है, कोई नहीं आप लोगों को रोकेगा, आप लोग इसको खुद चूज कर सकते हैं। ठीक है, ये कुछ इंटरेस्टिंग चीजें जो आप लोगों को पता होनी चाहिए, आप लोगों से पूछी जा सकती है। कॉमन मोबिलिटी कार्ड जो है हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर साहब के द्वारा ये अभी ऑर्गेनाइज कराया गया, जिसके चलते एक कॉमन कार्ड रहेगा। आप लोग जैसे कि ट्रेन में जाते हैं, बस में जाते हैं, कहीं पर भी उसको लेकर आप लोग ट्रेवल कर सकते हैं। वन नेशन वन फास्टैग की बात की गई, एक फास्टैग अपनी गाड़ी पर लगा लो और पूरी कंट्री में कहीं घूमो, उसी से आप लोगों का जो टोल प्लाजा पर टैक्स जो है वो आप लोगों का डिडक्ट हो जाएगा। वन नेशन वन टैक्स की बात की गई जीएसटी के अंदर, हालांकि ये वन टैक्स तो नहीं रहा क्योंकि इसके अंदर 0 भी है, इसके अंदर 5 भी है, 12 भी है, 18 भी है, 28 भी है, तो 5 स्लैब आप लोगों को देखने को मिलती है। पर लेकिन फिर भी बहुत सारे जो टैक्स थे उनको सब्ज्यूम कर एक टैक्स बनाया गया, जो कि लगभग जिसको जीएसटी बोला गया इनडायरेक्ट टैक्स।
इनडायरेक्ट टैक्स वो होता है जो डायरेक्ट आप लोग गवर्नमेंट को पे नहीं करते हैं। अगर आप लोग एक पेन भी खरीद कर लेकर आते हैं तो उस पर भी आप लोग टैक्स पे करते हैं, तो ये इनडायरेक्ट टैक्स यहां पर आया, डायरेक्ट टैक्स नहीं है यहां पर। इसके अंदर ना तो शराब दारू की दुकानें हैं, ना ही डीजल पेट्रोल वगैरह इसके अंदर है, और ना ही जो घर बनाने वाले जो सेक्टर है यहां पर ये इसके अंदर आज के डेट में आते हैं। इसलिए इनका प्राइस अलग अलग राज्य में आप लोग को अलग अलग देखने को मिलेगा। नेशनल के बारे में बात करें तो अगर वन नेशन वन पावर ग्रिड की बात की जा रही है कि एक ही पावर ग्रिड यहां पर होना चाहिए ताकि पावर एबिलिटी जो है वो एवरी पार्ट में कंट्री में प्रोवाइड कराया जा सके, कोई दिक्कत देखने को नहीं मिले। वन नेशन वन गैस ग्रिड के बारे में बात की जा रही है तो गैस का भी कनेक्शन पूरी कंट्री में एक प्रोवाइड कराया जा सके, इसके लिए भी यहां पर यह बात की गई है। वन नेशन वन हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम जिसको आयुष्मान भारत आप लोगों के द्वारा बोला गया, तो ये भी काफी लार्ज स्केल पर लोगों को हेल्थ सर्विस प्रोवाइड करा रही है और पूरी कंट्री में अपने ही तरीके की एक अकेली स्कीम है और वर्ल्ड में सबसे बड़ी लोगों को फायदा पहुंचाने वाली स्कीम का भी खिताब इसको मिल चुका है। वन नेशन वन राशन कार्ड के बारे में आप लोगों से मैंने बात की अभी कि कहीं पर भी जाएं आप लोगों का राशन कार्ड आप लोगों के साथ में है तो फेयर जो दुकानें हैं यहां पर इस तरीके गल्ले वाली दुकानों से आप लोग अपना राशन ले सकते हैं। वन नेशन अब वन एग्रीकल्चर मार्केट की बात की जा रही है ई नेम के तहत, तो इसको भी देखते हैं कितने अच्छे से इंप्लीमेंट किया जाता है, तो ये भी एक किसी कैटेगरी में है। तो कहीं पर भी अगर कुछ भी आप लोगों से इसके बारे में पूछे तो मुझे नहीं लगता कि अब आप लोगों के माइंड में कोई कंफ्यूजन होना चाहिए। नेक्स्ट यहां पर बात करते हैं नेशन की न्यूज के बारे में। तो क्या न्यूज यहां पर निकल कर आ रही है, तो ये निकल कर आ रही है प्लेस ऑफ वर्शिप के बारे में, यानी कि जो आप लोग पूजा अर्चना करते हैं जहां पर भी आप लोग वर्शिप करते हैं तो उसके बारे में बात की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी सेंटर से पूछा गया है कि एक प्ली आई है यहां पर, उसके ऊपर यहां पर इनको अपना रिप्लाई करना है कि जो प्लेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजन एक्ट है 1991 का, जो कि फ्रीज करता है स्टेटस प्लेस ऑफ वर्शिप का 15 अगस्त 1947 के बाद में, ठीक है। तो वर्शिप जो भी था यहां पर एक तरीके से आप लोग ऐसे बोलिए, अगर कोई प्लेस ऑफ वर्शिप है यहां पर 1947 के एक्ट के इंप्लीमेंट करने के बाद में, तो यहां पर ये देखने को मिलेगा कि उसको वर्शिप का प्लेस ही रखा जाएगा। अगर उसको आप लोग चेंज करना चाहते हैं तो उसमें आप लोग चेंज नहीं करेंगे। तो वर्शिप स्पेशल प्रोविजन जो एक्ट है 1991 का, ये मेंटेन करता है जो रिलीजियस कैरेक्टर है किसी पर्टिकुलर जगह का, कोई मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है, उसके बारे में। हालांकि एक्सेप्शन है यहां पर राम जन्मभूमि जो बाबरी विवाद आप लोगों को देखने को मिला, क्योंकि ये ऑलरेडी कोर्ट में चल रहा था, तो इसका एक अलग फंडा है, ये अलग तरीके से देखा जा रहा है। अभी रिसेंटली यहां पर कई सारे जो प्लेस है मथुरा के अंदर और वाराणसी के अंदर उनको चेंज करने की कोशिश की गई, तो इसके चलते बात की जा रही है क्या कोई आप लोग पर्टिकुलर एरिया में किसी पर्टिकुलर एरिया को इस तरीके से जो वर्शिप की जगह थी वहां पर किसी डिफरेंट रिलीजियस डिनोमिनेशन के लिए यूज कर सकते हैं, यानी कि एक पर्टिकुलर जगह उसमें हिंदू धर्म के लिए यूज किया था, क्या उसके बराबर में उसका कुछ पोर्शन मुस्लिम धर्म के लिए भी यूज किया जा सकता है, या फिर सेम रिलीजन में किसी और सेगमेंट के लिए यूज किया जाता है। तो इस तरीके की जो चीजें हैं इनको रोकने का ये काम करता है, इसको बैन करता है कि ऐसा न किया जाए, क्योंकि इसकी वजह से सोसाइटी में कई बार सौहार्द जो है वो खराब हो जाता है और सोसाइटी में कई बार दिक्कतें देखने को मिलने लगती हैं। तो जो पर्टिकुलर एरिया किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को दिया गया है वही कम्युनिटी उसको एंजॉय करे, कोई आकर उसके अंदर इंटरफियर न करे, और उसके चलते वो अपनी लाइफ को आसानी से सोसाइटी में भी इससे हार्मनी बनी रहेगी। वरना किसी के रिलीजन को अगर टच किया गया तो फिर इसकी खैर नहीं होती और फिर वो एक सोसाइटी में रिलीजन के नाम पर लड़ाई भी आप लोगों को देखने को मिलती है। तो कई सारी ऐसी दिक्कतें यहां पर सामने निकल कर आती है। लीगल जो प्रोसीडिंग है यहां पर उसके बारे में अगर बात करें तो यहां पर अगर बात की जाए आफ्टर जो कट ऑफ डेट निकाली गई थी 15 अगस्त 1947 के हिसाब से, तो ये एक्ट देखने को मिलता है। तो यहां पर बात की जा रही है कि इंपोज कर सकते हैं पॉजिटिव ऑब्लिगेशन, ठीक है, ऑन द स्टेट टू मेंटेन द रिलीजियस कैरेक्टर कि एवरी जो प्लेस ऑफ वर्शिप है अगर बात करें आफ्टर द यहां पर एग्जिस्टिंग जो टाइम ऑफ इंडिपेंडेंट के बाद में, तो पॉजिटिव तरीके से अगर कोई इंपैक्ट डालता है। जैसे आप लोगों को बताऊं, अगर सेक्युलरिज्म का जो कॉन्सेप्ट है जिसको आप लोग धर्मनिरपेक्षता बोलते हैं, तो हमारी कंट्री का सेक्युलरिज्म ऐसा है कि हम लोग धर्म को सपोर्ट करते हैं। अगर कोई हज की यात्रा चाहता है, अमरनाथ की यात्रा चाहता है, कोई दूसरा फेस्टिवल रिलीजियस सेलिब्रेट करना चाहते हैं, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी प्रोवाइड कराती है और कई बार कई सारी और फैसिलिटी प्रोवाइड कराती है। तो पॉजिटिव कॉन्सेप्ट हो गया ये रिलीजन का। पर लेकिन वेस्टर्न वर्ल्ड में अगर आप लोग जाएंगे वहां पर जो चर्च थी वो इतना एक तरीके से कंट्रोल किया करती थी उस टाइम पर सोसाइटी को, तो इसलिए वहां पर बिल्कुल सेपरेशन आप लोग को देखने को मिलेगा जो सोसाइटी है और जो रिलीजन है उसके बीच में। पर लेकिन हमारी कंट्री में ऐसा नहीं है, तो उनका जो सेक्युलरिज्म का कॉन्सेप्ट है वो नेगेटिव माना जाता है और हमारा जो सेक्युलरिज्म का कॉन्सेप्ट है वो पॉजिटिव माना जाता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात आप लोग याद रखिएगा। अयोध्या डिस्ट्रीब्यूट जो है वो एग्जेम्प्ट किया गया क्योंकि हिस्टोरिकली यहां पर इसके ऊपर लड़ाई चल रही है। आर्कियोलॉजिकल जो मोन्यूमेंट है और आर्कियोलॉजिकल साइट एंड रिमेन एक्ट है उनके द्वारा भी इसको कवर किया जाता है, क्योंकि ये माना गया था कि इसको तोड़कर यहां पर पहले मंदिर था फिर मस्जिद बनाई गई, तो इसके कई सारे इश्यू यहां पर देखने को मिल रहे थे, तो इसको यहां पर इसलिए इससे अलग रखा जाता है, उसके अंदर एक्ट के अंदर इसको कवर नहीं किया जाता है। सेक्शन जो 6 है यहां पर ये पनिशमेंट करता है, यहां पर लगभग 3 साल का आप लोगों को इंप्रिजनमेंट देखने को मिलता है और फाइन भी लग सकता है अगर आप लोग जो एक्ट है यहां पर जो मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया कि जो एक्ट है यहां पर प्लेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजन एक्ट 1991 अगर उसका उल्लंघन करते हैं। ये बिल्कुल इसीलिए ताकि सोसाइटी में एक अच्छा माहौल हम लोग बनाकर रख सकें, ठीक है। तो इसके बारे में थी न्यूज। आई होप कि आप लोगों के माइंड में क्लैरिटी आई होगी।
आइए अब आगे बढ़ते हैं। बड़ी ही प्यारी न्यूज है यहाँ पर, ये इंटरनेशनल न्यूज है और इसके बारे में कई सारी चीजें आप लोगों को जानने को मिलेगी। अपनी कंट्री का भी इसके ऊपर एंगल में आप लोगों को बताऊंगा, जिसको बोलते हैं एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी के बारे में ये जो बातें की जाती हैं। क्या है न्यूज और क्यों है न्यूज में, पहले एक बार समझिए। रिसेंटली अभी यहां पर जो एलजीबीटीक्यू राइट है, यहां पर कुछ यूरोपियन कंट्री जो है जैसे पोलैंड हो गया, हंगरी हो गया, उन्होंने यूरोपियन यूनियन के द्वारा जो डिक्लेयर किया जाता है एलजीबीटी कम्युनिटी फ्री जोन, उसके अपोजिट में जाकर कुछ अपने स्टेप यहां पर उनके द्वारा उठाए गए हैं। मेजोरिटी ऑफ यूरोपियन जो कंट्री है आज के में यूरोपियन यूनियन में 27 कंट्री है, पहले 28 थी, लेकिन अब ब्रेक्जिट हो गया, यानी कि यूरोप जो है, यूरोप से जो है वो ब्रिटेन बाहर निकल गया, तो 27 कंट्री है गई है। 27 कंट्री में से अगर बात करें 23 कंट्री उनके द्वारा रिकॉग्नाइज किया जाता है जो सेम सेक्स यूनियन है, यानी कि अगर कोई लड़का लड़का लड़की लड़की आपस में शादी करना चाहते हैं तो लड़का लड़का लड़की लड़की आपस में शादी करना चाहते हैं, या फिर जेंडर जो बेसिकली जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी आपस में शादी करना चाहते हैं तो ये आपस में शादी कर सकते हैं। अगर रिलेशन बनाना चाहते हैं तो उसमें भी कोई इनके ऊपर यहां पर ऐसा प्रतिबंध नहीं है। तो एलजीबीटी कम्युनिटी की फुल फॉर्म क्या है यहां पर, ये इसको बोलते हैं लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर और क्वीर होता है विचित्र। तो यहां पर ये सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो इसमें जो एलजीबीटी कम्युनिटी के तहत अगर आप लोग बात करेंगे तो ये कई बार आप लोगों से फुल फॉर्म भी इसकी पूछ ली जाती है, तो हल्का सा आइडिया रखेगा। तो सेम सेक्स अगर रिलेशन के बारे में आप लोग बात करते हैं तो पोलैंड के बारे में ये बोला गया कि इसने यहां पर अगर कोई मान लीजिए कोई दो लड़के लड़के हैं उन्होंने शादी कर ली, ठीक है, तो वो बच्चा अडेप्ट नहीं कर सकते हैं। ये लड़की लड़की है उन्होंने शादी कर ली तो वो बच्चा अडेप्ट नहीं कर सकते हैं। सिंगल को परमिट है, अगर सिंगल को अडेप्ट करना चाहता है तो बच्चे को अडेप्ट कर सकते हैं, पर लेकिन अगर लड़के लड़के ने शादी कर ली और लड़की लड़की ने शादी कर ली वो बच्चे को अडेप्ट नहीं कर पाएंगे। और इसी के साथ में ये क्रिमिनल ऑफेंस की कैटेगरी में ला दिया गया है। अगर उन्होंने अप्लाई कर दिया अडेप्शन के और पता चला वो यहां पर सेम सेक्स रिलेशन में, यानी कि लड़का लड़का है फिर लड़की लड़की आपस में शादी कर रहे हैं रिलेशन में, तो फिर यहां पर एक क्रिमिनल ऑफेंस की कैटेगरी में इसको पोलैंड के अंदर रखा गया है। तो इस खतरनाक लेवल पर यहां पर चीजों को इंप्लीमेंट किया जा रहा है। अगर बात करें यहां पर पार्लियामेंट में हंगरी के अंदर में, तो इनके द्वारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया और रिस्ट्रिक्ट किया गया यहां पर जो एलजीबीटी कम्युनिटी के जो राइट है उनके। तो हंगरी और जो पोलैंड है ये यहां पर बेसिकली यूरोपियन कमीशन के जो बेसिकली हैं तो उसके अलग जाकर काम कर रहे हैं। एब्यूज एक तरीके से रूल ऑफ लॉ का, इंडिपेंडेंट जुडिशरी और राइट माइनॉरिटी, तो इसको लेकर ये थोड़ा सा अलग अपना बेसिकली एक व्यू रखते हैं। अगर यूरोपियन यूनियन के बारे में बात करें तो वहां पर बोलते हैं कि एलजीबीटीक्यू जो कम्युनिटी है वो फ्रीडम जोन के तरीके से आती है, यानी कि पूरा फ्रीडम है उनका किस तरीके से वो रहना चाहती हैं। पब्लिकली वो अपना सेक्सुअल ओरिएंटेशन बता सकते हैं, जेंडर आइडेंटिटी विदाउट फियर, यानी कि वो ये नहीं बोलेंगे मैं गे हूं तो उनको ये बोलने में कोई दिक्कत नहीं है, बोलेंगे मैं लेस्बियन है उनको बोलने में कोई दिक्कत नहीं है, ये ओपनली वो सबके सामने बोल सकते हैं, ठीक है। तो ऐसी चीजें देखने को मिलती है विदाउट कोई इंटॉलरेंस, डिस्क्रिमिनेशन या फिर प्रोसिक्यूशन। तो यूरोपियन यूनियन की बड़ी ही लिबरल सोसाइटी मानी जाती है कि इन लोगों की फीलिंग है एक दूसरे के बारे में, तो हम लोगों को इनकी फीलिंग के साथ में कोई इंटरफियर नहीं करना चाहिए। और ये इनका प्राइवेट इशू है, मान लीजिए पब्लिक में आप लोगों ने रूल और रेगुलेशन बना दिया, रोक दिया, पर लेकिन प्राइवेट में क्या करेंगे आप लोग, फिर भी नहीं रोक सकते। तो इसके चलते यहां पर ये बोलते हैं कि इनको अपने हिसाब से डिसाइड करने दो, ना कि रूल और रेगुलेशन इनके ऊपर लगाया जाए। ऑथोरिटी के बारे में बात करें तो यहां पर बात की जा रही है कि यूरोपियन यूनियन के अंदर प्रोटेक्ट किया जाता है इक्वलिटी और फंडामेंटल राइट इंक्लूडिंग एलजीबीटी कम्युनिटी, इसलिए यूरोपियन यूनियन जो है वो रहने के पॉइंट ऑफ से मानता है काफी अच्छा एरिया है अगर उस तरीके से देखा जाए। तो हमारी कंट्री के बारे में अगर बात करें तो सेक्शन 377 आया इंडियन पिनल कोड का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नवतेज सिंह जोहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में सेक्शन 377 को डीक्रिमिनलाइज कर दिया। तो अगर किसी भी ऐसे रिलेशनशिप में अगर हमारी कंट्री में कोई पर्सन जाना चाहता है तो इस तरीके के रिलेशनशिप में जा सकता है, उसको क्रिमिनल कैटेगरी में नहीं रखा जाएगा। पर लेकिन अगर कोई शादी करना चाहता है किसी लड़के के साथ में या किसी लड़की लड़की के साथ में, तो हमारी कंट्री में अभी फिलहाल जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा मना कर दिया गया। उनके द्वारा बोला है कि जो एक नेचर है वो चेंज हो जाएगा और उसके खिलाफ जाकर हम लोग ऐसा काम नहीं करेंगे, तो उसको अलाउ करने से मना कर दिया गया है। तो ये अभी कंडीशन आप लोगों को देखने को मिल रही है। तो कई सारे अभी इश्यूज हमारी सोसाइटी में चल रहे हैं कम्युनिटी को लेकर, आगे देखते हैं क्या उनका सॉल्यूशन कोई होता है। तो अभी यूरोपियन यूनियन के बारे में बात की तो एक पोलैंड जो है और वो एक हंगरी जो है, इनके द्वारा ये सारे ऐसे स्टेप उठाए गए जिसके बारे में हम लोगों ने अभी डिस्कस किया, ठीक है। तो ये था पूरा आर्टिकल, आई होप कि माइंड में आप लोगों की क्लैरिटी आ गई होगी इसको लेकर। आइए अब आगे चलते हैं। इकोनॉमी के बारे में यहां पर काफी ये इंटरेस्टिंग न्यूज आप लोगों को देखने को मिलेगी। कई बार मैंने आप लोगों से पहले भी बात की यहां पर सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के बारे में, जिसको शॉर्ट फॉर्म में आप लोग सेबी बोलते हैं, ठीक है। सेबी का मतलब क्या है, इसको बोलते हैं सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसके द्वारा अभी स्लैब किया गया रिस्ट्रिक्शन म्यूचुअल फंड एमएफ, जो बेसिकली यहां पर जो स्लैब किया गया रिस्ट्रिक्शन ऑन म्यूचुअल फंड अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं किसके अंदर, एडिशनल टायर 1 यानी कि 81 बॉन्ड के अंदर में। अब आप लोग बोलेंगे सर ये 81 बॉन्ड क्या होते हैं? 81 बॉन्ड जो होते हैं इनको बोलते हैं एडिशनल टायर 1 बॉन्ड। पहला तो ये आप लोग याद रखिएगा। दूसरा, ये जो बॉन्ड होते हैं ये अनसिक्योर्ड बॉन्ड होते हैं, कोई सिक्योरिटी इनकी नहीं रहती है, और ये परपेचुअल टेन्योर इनका रहता है। परपेचुअल टेन्योर मतलब यानी कि कोई जिनके ऊपर अगर दूसरे शब्दों में बोला जाए
तो कोई मैच्योरिटी टाइम पीरियड नहीं होता है, यानी कि आप लोग बोले कि 1 साल में मैच्योरिटी हो जाएगी, 2 साल में, नहीं, ऐसी कोई मैच्योरिटी टाइम पीरियड नहीं रहता है। और मिनिमम जो टाइम पीरियड यहां पर इनके लिए रखा भी गया है तो 100 ईयर का बेसिकली बोला जाता है यहां पर कि 100 ईयर तक आप लोग इनको मैच्योर कर सकते हैं। ठीक है, बेसिकली अगर बात करें इनके बारे में तो ये एक ऑप्शन रहता है यहां पर जो यूज किया जाता है कई बार यहां पर, यूज बाय द बैंक टू बाय दीज बॉन्ड बैक इन्वेस्टर, यानी कि नॉर्मली अगर किसी ने ये बॉन्ड खरीद लिए हैं तो फिर बैंक अपने आप कॉल देगा इनको खरीदने के लिए, तो तब यहां पर आप लोग जाकर इनको दे सकते हैं। 81 बॉन्ड जिसको एडिशनल टायर A1 बेसिकली एडिशनल टायर 1 बॉन्ड बोला गया है, ये सबऑर्डिनेट बॉन्ड है बेसिकली, यहां पर ओनली कॉमन अगर इक्विटी के छोड़ दे आप लोग सबके ये नीचे आते हैं, क्योंकि काफी ज्यादा रिस्क की भरे ये बॉन्ड है तो इसलिए ज्यादा इनको नहीं कहते कि ज्यादा प्रेफरेंस ज्यादा तवज्जो इनको दी नहीं जाती है। जो म्यूचुअल फंड है नॉर्मली जो लंबे समय तक इन्वेस्टमेंट किया जाता है तो लार्जेस्ट जो इन्वेस्टमेंट देखने को मिल रहा है इस तरीके के इस तरीके के जो परपेचुअल जो डेट है यहां पर बेसिकली इसमें लगभग 35,000 करोड़ का यहां पर अभी हमारी कंट्री में देखने को मिल रहा है आउटस्टैंडिंग। एडिशनल इसको आप लोग लेकर जा सकते हैं 90,000 करोड़ तक का। हमारी कंट्री में जो सेबी है उसके द्वारा रिसेंटली अभी बात की गई कि म्यूचुअल फंड के अंदर में कि ये जो बॉन्ड है यहां पर ये 100 ईयर तक का इंस्ट्रूमेंट आप लोगों को देखने को मिलते हैं, पर लेकिन इनके अंदर रिस्क काफी भरा रहता है। अभी आप लोगों को देखने को मिला रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा ऐसे कई सारे जो बॉन्ड थे वो खारिज कर दिए गए। ठीक है, बेसिकली लगभग 8,400 करोड़ रुपए के जो AT1 बॉन्ड थे वो खारिज कर दिए गए जब इशू किया गया येस बैंक की जब खस्ता हालत हुई ना उस टाइम पर, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जब यहां पर इसको रेस्क्यू किया गया, बचाया गया, इसने अपना हाथ पकड़कर खींचा कि आजा मेरे मुन्ना डूबने नहीं दूंगा। ठीक है, तो उस टाइम पर ये बॉन्ड जो है वो खारिज भी कर दिए गए। तो ऐसी भी कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलती है। ठीक है, तो इसलिए यहां पर ये ऐसी सिचुएशन की जा रही है ताकि सिचुएशन को थोड़ा सा संभाला जा सके। कुछ यहां पर शॉर्ट न्यूज है आप लोगों के सामने, जो शॉर्ट न्यूज में बात की जा रही है, ये बात की जा रही है एजुकेशन मिनिस्टर जो है निशांक पोखरियाल साहब, उनके द्वारा अभी यहां पर ऑर्डर दिया गया है हैसल फ्री एक्सेस करने के लिए ताकि वेरीफाइड किया जा सके ऑनलाइन टीचर पीपल रजिस्ट्रेशन मैनेजमेंट सिस्टम सर्टिफिकेशन। ये जो सर्टिफिकेशन है इसको आइडेंटिफाई करने के लिए इसको OTPRMS आप लोग बोल रहे हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा बोला गया है कि डिजी लॉकर के साथ में इसको अटैच कर दो। डिजी लॉकर क्या है? एक तरीका ऐसा लॉकर है जिसमें ऑनलाइन आप लोग सारे अपने डॉक्यूमेंट स्कैन कर यहां पर रख सकते हैं। तो इसके चलते यहां पर ऑटोमेटिकली ट्रांसफर अगर इसके अंदर आप लोग कुछ करते हैं तो सर्टिफिकेशन जो है जो डिजी लॉकर है तो डिजिटल लॉकर में ट्रांसफर हो जाएंगे यहां पर, जिनको ट्रेस किया जा सकता है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन के द्वारा, ताकि अगर कहीं पर भी कोई सर्टिफिकेशन इशू करना है तो यहां से आसानी से वो काम कर सकते हैं। और पहले तो 200 रुपए यहां पर चार्ज भी लगता था जो पे करना होता था आप लोगों को, पर लेकिन अब उसको भी वेव ऑफ यानी कि हटा दिया गया है। तो डिजिटल इंपावरमेंट करने की कोशिश की जा रही है ताकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी बढ़े और लोगों के सर्टिफिकेट जो है वो आसानी से अवेलेबल कराए जा सके। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अभी यहां पर जो पर्सन एंड नोट ब्यूरोक्रेट बोला गया, कोई पर्टिकुलर इंडिपेंडेंट पर्सन, कोई ब्यूरोक्रेट नहीं जिसको आप लोग अपॉइंट करेंगे स्टेट का इलेक्शन कमीशन। ये क्यों बोला गया? क्योंकि गोवा के द्वारा अभी क्या किया गया, जो उनके लॉ सेक्रेटरी थे उनको बोला गया कि यार तुम्हारे पास ये पोस्ट तो ये एडिशनल चार्ज और ले लो यहां पर स्टेट इलेक्शन कमीशन का। तो उसके चलते यहां पर ये न्यूज निकल कर आई, गुस्सा हो गए सुप्रीम कोर्ट और उन्होंने बोला कि अगर कहीं पर ऐसा दिखा तो पीट पीट कर हड्डियां तोड़ दूंगा। ठीक है, तो सारे स्टेट को बोला गया कि इंडिपेंडेंट पर्सन को यहां पर स्टेट का इलेक्शन कमीशन बनाओ, तभी यहां पर चीजें सही तरीके से इंप्लीमेंट की जाएंगी। पंचायती राज सिस्टम के बारे में बात करें तो आर्टिकल 243 के ये डील करता है इलेक्शन के साथ में, तो ये याद रखिएगा 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके हमारी कंट्री में पंचायती राज सिस्टम ऐड किया गया था। और पंचायती राज सिस्टम वीर अगर जाकर आप लोग सर्च करेंगे बेसिकली यूट्यूब के ऊपर तो डिटेल में आप लोग के सामने वीडियो खुलकर आएगी। मुझे लगता है शायद 2 से 2.5 लाख से ज्यादा बच्चे उसको देख चुके हैं। कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप लोग भी देखेगा। ठीक है, तो ये हो गया डिजी लॉकर और ये सुप्रीम कोर्ट की फटकार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात की जा रही है नेशनल पीपल कांग्रेस जो ऑफ चाइना है उसके द्वारा अभी यहां पर कुछ चेंजेस किए गए हांगकांग में जो इलेक्टोरल सिस्टम है उसके अंदर। ये चेंज बेसिकली किस लिए किए गए? ताकि हांगकांग में जो इलेक्शन सिस्टम है उसको थोड़ा सा कंट्रोल किया जा सके। हांगकांग जो है वो स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन है आज के डेट में जो चाइना के अंदर में, पहले ये यूके के अंदर में था पर 1997 में यूके ने चाइना को दे दिया। जो चाइना को दिया उन्होंने बोला कि 1 कंट्री 2 सिस्टम फॉलो करना, यानी कि चाइना के अंदर तो डेमोक्रेसी नहीं है पर लेकिन हांगकांग के अंदर डेमोक्रेसी है, इसलिए कंट्री तो आप लोग चाइना ही बोल सकते हैं पर लेकिन सिस्टम 2 रहेंगे, ये बात ध्यान रख लेना। तो इस बात के ऊपर इनके द्वारा डिस्कशन किया गया। कैंडिडेट जो है जो क्वालिफिकेशन देखने को मिलेगी रिव्यू कमेटी के द्वारा, यहां पर ये बेसिकली इस बात सामने निकल कर आई है कि रेस्पॉन्सिबल रहेगा रिव्यू करने के लिए और कंफर्म करने के लिए कि कोई कैंडिडेट का इलेक्शन से रिलेटेड जो इलेक्शन कमेटी मेंबर है, चीफ एग्जीक्यूटिव या फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल मेंबर है, तो उनको यहां पर पर्टिकुलर ये क्या करेंगे, ये आइडेंटिफाई करेंगे, क्वालिफाई करेंगे, उसके बाद में आगे भेजेंगे। तो हो सकता है कि पता चला जो हांगकांग के लोग हैं उनको हटाकर यहां पर चाइना वाले अपने सारे लोगों को बैठा दे, तो इसके चलते ये चीजें अभी देखने को मिल रही है। ठीक है, हल्का सा एक आइडिया रखेगा, ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं। हांगकांग में कई बार प्रोटेस्ट भी देखने को मिलते हैं चाइना के खिलाफ,
आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो न्यूज है बात करिए मोबाइल इंटीग्रेटेड नेटवर्क टर्मिनल के बारे में, जिसको शॉर्ट फॉर्म में मिंट बोला गया। आर्मी के द्वारा अभी यहां पर जो मिंट है उसको प्रोक्योर करने की बात की गई है, और ये जो डिसीजन लिया गया है यहां पर अभी हमारी कंट्री में जो डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर है 2020 उसके हिसाब से यहां पर ये डिसीजन लिया जा रहा है, जिसके तहत इंडियन इंडस्ट्री जो है टोटल 11 जो यहां पर आज की डेट में वो यहां पर इसके द्वारा एक तरीके से रेस्पॉन्ड किया गया कि प्रोजेक्ट सैंक्शन किया जाएगा, प्रोटोटाइप तैयार किया जाएगा ताकि आगे आने वाले टाइम में ऑपरेशनल किया जा सके कम्युनिकेशन कैपेबिलिटी आर्मी की। देखिए होता क्या है, एक लाइट पोर्टेबल और एक तरीके से स्टेट आर्ट ऑफ इंटीग्रेशन का कम्युनिकेशन सॉल्यूशन होता है, खासकर उन एरिया में जहां पर वायरलेस एक्सेस का वॉइस वीडियो या फिर डेटा ट्रांसफर करना हो। मान लीजिए किसी जंगल में चली गई आर्मी ऑपरेशन चलाते चलाते और वहां पर नेटवर्क नहीं आ रखे हैं और इनको कांटेक्ट करना है अपनी हेड कमांड के साथ में कि और फोर्स भेज दो और हथियार भेज दो, तो इस तरीके कोई कांटेक्ट करना है, नेटवर्क वहां पर है नहीं तो कैसे कांटेक्ट करेंगे, तो इनका यूज किया जाएगा वहां पर, जो कि यहां पर काफी बड़ा रोल प्ले करेगा कम्युनिकेशन को एस्टेब्लिश करने में। तो ये है बेसिकली चक्कर, ठीक है। तो समझ में आ गया या फिर कोई कंफ्यूजन है तो ये कंफ्यूजन हुआ करे तो जरूर बताया करो, ठीक है। कंफ्यूजन लेकर नहीं जाना है, वरना मतलब ही क्या रह गया पढ़ने का, अपना भी पढ़ लेते हैं वरना तो, ठीक है। तो कंफ्यूजन नहीं, बिल्कुल क्लैरिटी रखनी है माइंड में। तो चार तो हम लोगों ने शॉर्ट न्यूज देखी यहां पर आप लोगों के सामने, जो चार शॉर्ट न्यूज हम लोगों ने डिस्कस की। नेक्स्ट हम लोगों ने इंटरनेशनल न्यूज के बारे में डिस्कस किया, एलजीबीटी जो क्यूर कम्युनिटी है उसके बारे में डिटेल में मैंने आप लोगों को समझाया। हमारी कंट्री का जो केस है ये जरूर याद रखना, नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस। इसी के साथ में हम लोगों ने यहाँ पर यूरोपियन यूनियन का मैप वगैरह देखा, प्लेस ऑफ वर्शिप के बारे में कुछ बातें करी, इकोनॉमी के बारे में बात करी, यहाँ पर AT1 जो बॉन्ड है जिसको बोलते हैं यहाँ पर एडिशनल टायर 1 बॉन्ड, ठीक है, काफी अनसिक्योर बॉन्ड की कैटेगरी में यहाँ पर आता है। इसके बारे में समझा, फूड एंड सिक्योरिटी के बारे में जाना हम लोगों ने, वन नेशन वन राशन कार्ड के बारे में, इसके बारे में समझा कहां पर कौन सी चीजें हैं वो भी हम लोगों ने डिटेल में समझी। नेक्स्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में बात की जाए तो नासा के बारे में आप लोग याद रखिएगा, जिसको बोलते हैं नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो इसके द्वारा यहां पर जो बेसिकली एस्ट्रॉयड के बारे में हम लोगों ने बात की, डिटेल में समझा। इंटरनेशनल जो रिलेशन के बारे में बात की तो क्वाड्रिलेटरल फ्रेमवर्क में यूएसए के द्वारा टैकल किया गया, समझा। आर्ट एंड कल्चर में हम लोगों ने यहां पर जो न्यूज देखी वो भी काफी इंपॉर्टेंट थी, क्वेश्चन आप लोगों से बन जाते हैं। श्रीलंका के द्वारा बुर्का बैन किया गया वो समझा। तो ये था टोटल डिस्कशन। अब है क्वेश्चन, इनको आप लोग अटेम्प्ट कीजिए। किसके द्वारा बोला गया कि ब्यूरोक्रेट को नहीं बनाना है आप लोगों का स्टेट का इलेक्शन कमीशन, किसके द्वारा ये बात बोली गई? कौन सा आर्टिकल है जो इलेक्शन के बारे में बात करता है पंचायती राज सिस्टम के, ये आप लोगों को बताना है। सेक्शन 377 जो है हमारी कंट्री में, ये बेसिकली डीक्रिमिनलाइज किया गया कौन से एक्ट के तहत, ये बेसिकली कौन सा केस था बताना है। मिंट की फुल फॉर्म आप लोगों को बतानी है, जो कम्युनिकेशन का काम करेगा मिलिट्री के लिए। कौन सी मिनिस्ट्री है जो यहां पर मेरा राशन के बारे में बात कर रही है, इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। मेरा राशन मोबाइल ऐप के बारे में हम लोगों ने बात की, तो इसके बारे में आप लोगों को बताना है। मेन जो एस्ट्रॉयड बेल्ट है उसके बारे में हम लोगों ने बात की, तो किस किस के बीच में आती है ये आप लोगों को बताना है। प्राइम मिनिस्टर साहब के द्वारा फर्स्ट समिट अभी यहां पर जो ज्वाइन की गई क्वाड फ्रेमवर्क की, किसके द्वारा ये हेड की गई ये आप लोगों को बताना है। कौन से मराठी राइटर है जिन्होंने साहित्य अकादमी अवार्ड जो है एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। आइए थोड़ा सा रिवीजन भी कर लेते हैं, बिना रिवीजन के आप लोगों को नहीं जाना है। ग्लोबल जो रिसाइकिल डे है 18 मार्च को सेलिब्रेट किया था, थीम क्या थी ये आप लोगों को बताना है। ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल, यानी कि जो हमारी देसी दवाई है, देसी नुस्खे हैं, उनको यहां पर सेटअप करने की बात की जा रही है, किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। यहां पर माउंट सिनाबोंग के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था, कौन सी कंट्री में कौन से आइलैंड पर देखने को मिलता है। 75% जो अर्थ के जो वोल्केनो यानी कि ज्वालामुखी या फिर अर्थक्वेक यानी कि जो भूकंप आते हैं वो इस पर्टिकुलर रीजन में आते हैं। इसका नाम आप लोगों को बताना है और कितने प्रतिशत यहां पर ये भूकंप आते हैं ये भी आप लोगों को बताना है। कौन सी मिनिस्ट्री है जिसके अंडर में एनर्जी इफिशिएंसी एंटरप्राइज E3 सर्टिफिकेशन इशू किया गया, जो भट्टे वगैरह ईंट बनाते हैं उनको सर्टिफिकेट ये दिया जाएगा ताकि इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन जो है बेसिकली वो कम रह सके। और यहां पर इसी तरीके से मतलब कहने का मतलब कि पावर को जो है ढंग से यूटिलाइज किया जा सके। कोयला वगैरह इतना यूज किया जाता है, उसके बेस पर कई नुकसान देखने को मिलते हैं एनवायरमेंट को भी, उसके चलते बात की जा रही है। कौन सी कंट्री है जिसके द्वारा अभी सैटेलाइट एथिक्स के बारे में बात की गई, यहां पर ये एक डिफेंस की कोशिश की जा रही है अपने सैटेलाइट को, तो इसके बारे में आप लोगों को बताना डिटेल में डिस्कस किया था। पार्ट की जा रही है फ्रांस जो है, अगर बात करें यहां पर वर्ल्ड में 3rd लार्जेस्ट स्पेस पावर है, किस 2 कंट्री के बाद में। अभी हमारी कंट्री की रैंकिंग जो है पार्शियली फ्री बताई गई, किस रिपोर्ट के द्वारा। अगर बात करें इलेक्ट्रोल ऑटोक्रेसी है हमारी कंट्री में, बोला गया डेमोक्रेसी नहीं ऑटोक्रेसी, यानी कि एक जनता का एक पार्टी का रूल, ठीक है। तो यहां पर कौन सी रिपोर्ट थी जो कि वी डैन इंस्टीट्यूट के द्वारा प्रस्तुत की गई, ये स्वीडन के अंदर है। इसका भी रिपोर्ट का नाम आप लोग को बताना है। बहुत प्यारे क्वेश्चन है, डायरेक्ट एग्जाम में पूछ जाते हैं, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। थीम जो है ये रिसाइकलिंग हीरोज, जो बेसिकली जो रिसाइकलिंग का काम करते हैं उनको हीरोज बोला गया। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, अच्छा वर्ल्ड हेल्थ जो रिपोर्ट है वो यहां पर प्रस्तुत की जाती है, इसके द्वारा किस दिन ये डे सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, वर्ल्ड हेल्थ डे, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोगों को बताना है। इसके द्वारा बोला गया कि ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन इंडिया में सेटअप किया जाएगा।
सिनाबोंग जो है यहाँ पर ये इंडोनेशिया के अंदर सुमित्रा जो आइलैंड है वहां पर ये अभी वोल्केनो फटा, जो कि लंबे समय से कई बार फट चुका है। 75% जो अर्थ पर वोल्केनो है ये रिंग ऑफ फायर के अंदर देखने को मिलेंगे और 90% जो अर्थक्वेक है, भूकंप है, वो इस बात पर नजर आएंगे। मिनिस्ट्री ऑफ पावर के द्वारा एनर्जी एफिशिएंसी एंटरप्राइज के बारे में बात की जा रही है, तो ये सर्टिफिकेशन प्रोग्राम जो ब्रिक मैन्युफैक्चरिंग है उनके लिए लॉन्च किया गया। फ्रांस के द्वारा लॉन्च की गई फर्स्ट स्पेस मिलिट्री एक्सरसाइज, जिसको यहां पर इसको एस्ट्रेक्स, ठीक है, ASTER है, ठीक है, तो एस्टर एक्स बोला गया बेसिकली इस एक्सरसाइज को। इनके द्वारा यहां पर एस्ट्रिक्स जो यहां पर 1965 में एक सैटेलाइट लॉन्च किया गया था, उसके नाम पर इसका नाम रखा गया ताकि इनके सैटेलाइट जो है उनको ये सिक्योर कर सकें। फ्रांस की जो अगर बात करें आज के दिन में थर्ड लार्जेस्ट स्पेस पावर है USA और चाइना के बाद में, ठीक है। नेक्स्ट बात करें फ्रीडम हाउस है, उसके द्वारा प्रस्तुत की गई फ्रीडम इन रिपोर्ट 2020, ठीक है, फ्रीडम इन द वर्ल्ड रिपोर्ट 2021। हमारी कंट्री पार्शियली फ्री बोला गया है, कंप्लीटली फ्री नहीं है। इलेक्ट्रोल ऑटोक्रेसी के बारे में बात की तो ऑटोक्रेटाइजेशन की बात की गई, यहां पर गोज वायरल, तो पांचवा ये अभी यहां पर रिपोर्ट निकल कर आया जो कि स्वीडन बेस एक वी-डैन इंस्टीट्यूट है, इसके द्वारा प्रस्तुत किया गया, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों ने कुछ नया जरूर सीखा होगा। अगर जरूर सीखा है नया तो यहां से जाकर टेलीग्राम से PDF डाउनलोड कर लेना, और अगर चीजें अच्छी लगती है तो दूसरों को भी जरूर पहुंचाइए, क्योंकि खुशियां जो है वो बांटने से बढ़ती हैं। आप लोग यहां पर कनेक्ट रह सकते हैं मेरे साथ में। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा। तब तक के लिए जय हिंद।